हाँ, तो आज हम त्रिकोणमिति अनुपात की प्रारंभिक जानकारियाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस स्थिति में ये आपन को जानना अनिवार्य है कि त्रिकोणमिति जो है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में ये हमने समकोण त्रिभुज आपके सामने बनाया है। तो समकोण त्रिभुज की विशेषता है कि भाई एक कोण अवश्य रूप से इसमें 90 अंश का होता है। अब इन त्रिकोणमिति पढ़ना है तो हमें इनकी भुजाओं का नाम भी जानना अनिवार्य होगा। तो इस भुजा को कर्ण कहा जाता है और इस भुजा को आधार और इस भुजा को लंब। लेकिन ध्यान रखें कि कर्ण तो इसका स्पेशली नाम ही है। ये वाली भुजा जो होती है, जो 90 अंश के बने कोण के सामने की भुजा होगी, वो हमेशा कर्ण होगी। लेकिन आधार और लंब ये स्थिर नहीं है। जब हम कोण इधर का प्रयोग करते हैं तब तो ये आधार है और ये लंब है, जब यहाँ का कोण यूज करते हैं। और जब यहाँ का कोण उपयोग करेंगे तब लंब आपका ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो इनका स्थिर नाम नहीं है। लंब और आधार परिवर्तित हो रहेंगे। तो इस समकोण त्रिभुज में सर्वप्रथम एक नियम प्रतिपादित होता है जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय वास्तव में क्या है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण वाली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा, तो देखिए यहाँ पर लंब और आधार नहीं कहा गया, अन्य दो भुजा माने कि इन दोनों भुजाओं की बात हो रही है। अन्य दो भुजाओं के वर्गों का अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक बार फिर से इसको देखें। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा, ये अन्य दो भुजा में आप लंब और आधार, लंब का वर्ग अधन आधार का वर्ग, नामकरण लंब और आधार ही है परंतु इनको अन्य भुजा बोला गया। तो इनका नाम एक्सचेंज हो सकता है। बता दिया हूँ मैंने कि यहाँ का कोण यूज करोगे तो आधार और कर्ण के बीच, आधार और कर्ण के बीच का कोण, जब आप कोण जो लिया जाएगा वो कर्ण और आधार के बीच का कोण लिया जाएगा। और उसके सामने वाली भुजा को, हालांकि इसको सम्मुख भुजा भी कहा जाता है, लंब को सम्मुख भुजा भी कहते हैं। और जब ये लेंगे तो सम्मुख भुजा यानी कि लंब ये हो जाएगी और आधार ये हो जाएगा। ये बात की बात होगी। अब इसमें देखिए कि इसमें अपन को क्या जानकारी प्राप्त होती है। यदि किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि हमें दो भुजाओं का मान पता है, यदि इसका पता है कि 5 है और इस भुजा का मान भी पता है कि 4 है, तो हम तीसरी भुजा इस फार्मूले में रख के लंब की जगह में 4 और 5 आधार की जगह में रख के इनका वर्ग करके इसका वर्गमूल निकालें तो हमें कर्ण की लंबाई का मान पता चल जाता है। इस तरह से आप लोग ये जानें कि कोई भी दो भुजा का मान
यदि कर्ण का मान भी अपन को दिया हो और यहाँ पर आधार का मान ज्ञात करना हो तो हम इन कंडीशन से, इस फार्मूले के माध्यम से हम कोई भी दो भुजा दिया हो तो हम तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। ये पाइथागोरस यहाँ तक ही सीमित रहा कि समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजाओं का मान यदि अपन को पता है तो हम तीसरी भुजा, इस फार्मूले के माध्यम से तीसरी भुजा की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं। फिर आगे अध्ययन के दौरान ये पाया गया और ये दिमाग में आया गणितज्ञों के कि बाय द वे यदि ऐसा हो कि एक ही भुजा का मान पता हो और अन्य दो भुजाओं का मान यदि ज्ञात करने की ज़रूरत पड़े तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तभी त्रिकोणमिति की उत्पत्ति तभी हुई। तो उसके लिए जब प्रयास किया गया तो ये सोचा गया कि भाई यदि एक भुजा भर की लंबाई पता हो और शेष दो भुजाओं का मान यदि हमें ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात किया जा सके। तो उन्होंने ये देखा कि भुजाओं ठीक है, दो ठो पता ना हो तो उन्हें इन दोनों कोणों का मान फिर पता होना चाहिए। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि पहले तो असफल रहे, तीसरी दो भुजाओं का मान ज्ञात करना, एक भुजा दिया रहे तो असफल हो गए। असफल होने के साथ फिर उन्होंने सोचा कि कुछ और इसमें मान यदि रखा जाए तो उन्होंने रखा, यहाँ पर कोण को निश्चित किया, एक कोई कोण निश्चित किया। तो एक कोण बाय द वे मान लो कि 30 अंश का कोण यहाँ पे निश्चित किया गया तो यहाँ पर ऑटोमेटिक पता चल गया कि ये 60 अंश का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर 30 का पता चला तो ये 60 ही होगा और 90 है तो ये त्रिभुज का कुल मिला के एक कोण की कल्पना किए, लेकिन हमको समकोण त्रिभुज में तीनों कोणों का मान प्राप्त हो जाता है। तो इसके बाद कि आगे की जो कहानी ये बनी कि कोण तो ठीक है, पर कई वैज्ञानिक लोगों ने क्या किया कि लंब और कर्ण की भुजा की लंबाई को नापा। मान लो कि उन्होंने 30 अंश का कोण निश्चित किया और एक त्रिभुज बनाया और उसमें धोखे से उनको लंब वाली भुजा की लंबाई में कर्ण वाली भुजा की लंबाई का भाग दे दिया, लंब में कर्ण का भाग दे दिया। जब भाग दे दिया और यहाँ पर कोण 30 अंश का ही बनाया तो उन्होंने 1/2 ही माप प्राप्त किया। 30 अंश के कोण के दौरान जब लंब और कर्ण का भाग दिया गया, लंब में कर्ण का भाग दिया गया तो उनको मान 1/2 के बराबर ही पाए। अब ये सिलसिला डिफरेंट त्रिभुज बना के, अलग अलग त्रिभुज बनवा के और उसकी लंब वाली भुजा में कर्ण वाली भुजा का मान जब हमेशा देते रहे और यहाँ पर 30 अंश का कोण ही निश्चित किया गया, 30 अंश का ही कोण, लेकिन इनकी लंबाइयों को डिफरेंट बनाया गया और तब उसमें लंब बटे कर्ण का भाग दे रहे, तब भी वही मान प्राप्त हो रहा था, बार बार वही मान प्राप्त हो रहा था। तब उनको समझ में आया यार कि कोई ना कोई नियम इसमें छिपा हुआ है। तो जब ये बराबर मान आया तो इस अनुपात को ये समझ गए कि एक निश्चित कोण पर इसका मान, यहाँ पे 30 अंश लंब में कर्ण का भाग दे रहे हैं तो सेम वैल्यू आ रही है, एक ही वैल्यू पर 30 अंश का कोण बने पर लंब और कर्ण के मान अलग अलग रखे जाएं तो मान एक ही जैसा प्राप्त हो रहा था। तो इस दशा में उन्होंने इसको अनुपात को एक फिक्स मान मानते हुए ये कहा गया कि कुछ इसको आप नामकरण कर दें। तो उसने कहा कि चलो भैया साइन नाम दिया जाए। तो ये ग्रीक अक्षरों से बना हुआ एक शब्द है साइन, वहाँ से इन्होंने लिया और साइन 30 नहीं, फिर ये क्या किए कि कोई भी कोण ले रहे हैं,
यहाँ पर कोई भी कोण लिया जाता है जिसको अपन ने कोण के रूप में अभी थीटा कहा, ये थीटा शब्द है। तो इसका मतलब हुआ कोई भी कोण लिया जाए और उसमें लंब बटे कर्ण का भाग दिया जाए। कोई भी कोण ले, लेकिन आप भुजाओं का मान बदलते जाइए लेकिन उसका कोण वही रहना चाहिए। कोण वही रहेगा तो उसमें लंब का कर्ण में लंब में कर्ण का भाग दिया जा रहा था। तो ये जो प्राप्त हो रही थी वैल्यू, तो 1/2 तो नहीं, लेकिन 30 पे तो 1/2 ही आ रही थी, लेकिन 45 होने पर कुछ और आ रहा था। लेकिन हर एक त्रिभुजों का 45 मान, जब 45 अंश का कोण था, भुजा अलग अलग थी, तो मान उसका भी सेम सेम आ रहा था। तो वो समझ गए कि यहाँ पर कोई चीज़ है, तो उन्होंने एक यहाँ पर नियम प्रतिपादित कर दिया और ये कहा कि साइन थीटा माने कोई भी कोण रखा जाए तो उसके क्या होगा, लंब बटे कर्ण के मान के बराबर ही होगा। हमेशा लंब बटे कर्ण का मान उस कोण के प्रत्येक, कोई भी त्रिभुज लीजिए, कोण भर फिक्स होना चाहिए और बड़ी बड़ी भुजाएं का प्रयोग किया जा सकता है, कोण उतने ही अंश का रखा जाए। अब बाकी ये भुजा बड़े बड़े त्रिभुजों का निर्माण कर करके उन्होंने ये बार बार करके देखा तो हमेशा मान बराबर प्राप्त हुआ। तो इसको बोला गया त्रिकोणमिति अनुपात कहा गया। तो किसका अनुपात है ये? वास्तव में समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है, जिनको इस रूप से जाना गया, तो इसको साइन नाम दिया गया। इसी प्रकार से अभी तो हमने लंब में कर्ण का भाग दिया, लेकिन आधार में भी कर्ण का भाग दिया गया, तो उसको नाम दिया गया कॉस। क्या दिया गया? कॉस दिया गया। तो त्रिकोण, और फिर इसके बाद लंब में जब आधार का भाग दिया गया तो उसमें भी वही पोजीशन आई, अलग अलग भुजाओं का भाग देना शुरू किए, तो उसमें प्राप्त हो गया क्या, एक और अनुपात समान मिल रहा था, तो वो कहलाता है tan। तो आप लोगों को यहाँ पे अब जानना जरूरी है कि त्रिकोणमिति अनुपात का नामकरण क्या था। त्रिकोणमिति अनुपात का जो नाम है पहला साइन, इसको हम साइन पढ़ते हैं और बोलते हैं, हिंदी में इसको बोला जाता है ज्या, हिंदी में ज्या। कॉस दूसरा अनुपात है जिसको अपन कॉस पढ़ते हैं, पर इसका हिंदी नाम है कोज्या। और तीसरा टैन नाम है, टैन पढ़ते हैं तीसरे अनुपात को, और इसको कहा जाता है स्पर्शजा। स्पर्शजा। अभी मात्र अपन 3 अनुपात के बारे में पढ़ना चाहेंगे। तो आपको यहाँ पर जानकारी हो गई कि साइन थीटा, यहाँ पे थीटा लिखना जरूरी है, साइन भर कोई अक्षर है, और जब तक थीटा यहाँ पर कोई कोण नहीं लिखा जाएगा तब ये कोई गणित का कोई मैटर नहीं बनेगा। यहाँ पर तब बनेगा जब आप साइन लिखेंगे और उसके साथ कोण, चाहे ABC कुछ भी लिखें, पर यहाँ पर कोण की बात जरूर आनी चाहिए। बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं अंग्रेजी में, और कर्ण को हाइपोटेनियस, उसको एच से दर्शा सकते हैं। कॉस थीटा बराबर यहाँ पर होगा आधार बटे कर्ण, जिसको आधार को बेस बोला जाता है, इसलिए बी से दर्शाते हैं, और कर्ण ही है ये, तो कर्ण को हाइपोटेनियस। इसी तरह से टैन को टैन थीटा बराबर लिखेंगे तो उसको बोला जाता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार माने परपेंडिकुलर बाई बेस। ये अब इसको याद रखना जरूरी है कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो इसे समझ रहे हो, क्रम आप ध्यान रखें, साइन के बाद कॉस होता है, तो लंब बटे कर्ण है, आधार बटे कर्ण है, दोनों के बटे बटे में कर्ण कर्ण है। अब फिर ये जो लंब और आधार है, तो जो इसके ऊपर हो और इसके नीचे वही अपन के बटे में हो जाता है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि आप इसको लाल बटे कका, ऐसा साइन का लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, और टैन का लंब बटे आधार, ये इसके हिसाब से। पर ये जानना है कि परपेंडिकुलर लंब को कहा जाता है, हाइपोटेनियस बोला जाता है किसको, कर्ण को, और फिर इसके बाद
बेस कॉस को, हाइपोटेनियस कर्ण को, परपेंडिकुलर लंब है और आधार है बेस। तो ये भी एक है, ये लाल बटे कक्का। इसको यदि आपको याद रखना है, ये अंग्रेजी वाला, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसा करके भी इसको याद कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद करने का तरीका, लेकिन आपको मुख्य रूप से ये ज़्यादा इजी लगेगा। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। और इंग्लिश वाले ऐसे बता सकते हैं। इसको दूसरे रूप में भी बोला जा सकता है। क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये याद करना होगा आप लोगों को, और याद करके जब रखोगे इन चीज़ों को तो आगे पढ़ने में मज़ा आएगा। तो आज सिर्फ इतना, और शेष आगे का कार्यक्रम अगले वीडियो में। धन्यवाद।